नमस्ते दोस्तों। आज अपन जो मुगल वंश पढ़ रहे थे उसमें अकबर अकबर पढ़ रहे थे कि अकबर ने किस प्रकार अपने जीवन काल में संपूर्ण जीवन काल में किस प्रकार से कार्य किया। इसके बारे में बात हो गई थी कि उनका 15 अक्टूबर 1542 को जन्म होता है। उसके बाद में किस प्रकार से वो शासन चलाते हैं। पिता का नाम हुमायूं था, माता हमीदा बानो बेगम थी, पत्नी जो हरकाबाई है जिसे जोधाबाई कहा जाता है वो थी। इसके बाद की बात करें कि आगे होता क्या है, तो आगे होने वाले सबसे विश्वविख्यात की बात करें तो अपना हल्दी घाटी का युद्ध होता है। जो हल्दी घाटी का युद्ध होता है वो होता है 18 जून 1576 को महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य। इससे पहले होता क्यों है वो बात करते हैं। एक चीज लिखी थी हमने 1570 में, नागौर दरबार। नागौर दरबार का आयोजन किया था किसने? अकबर ने। नागौर दरबार का आयोजन करने के पीछे अकबर का ये उद्देश्य था कि जो राजस्थान है और भारत है उसके राजपूत राजाओं को अपनी अधीनता स्वीकार करवाना। कि नागौर दरबार लगाएंगे, एक दरबार का आयोजन करेंगे, उसमें सभी राजपूतों को बुलाएंगे और आने के बाद वो क्या कर लेंगे, सारे अधीनता स्वीकार कर लेंगे। यानी आने का मतलब ही क्या हो जाता, अधीनता स्वीकार कर लिए तभी कहाँ आ रहे हैं, जो नागौर दरबार लगा है उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए, यानी कि आ जाते हैं। तो हमारे कौन कौन नहीं आते? एक महाराणा प्रताप नहीं आता, ये तो आता ही नहीं। एक राव चंद्रसेन बीकानेर के हैं, राव चंद्रसेन। राव चंद्रसेन क्या करता है, पहुंच तो जाता है कहाँ, नागौर दरबार में। इसके बाद में होता क्या है कि जाने के बाद देखता है राव चंद्रसेन कि जो मुगल बादशाह बैठा हुआ है और उसके सामने राजपूत राजा अपनी पगड़ी रख रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अपनी पगड़ी रख रहे हैं राजपूत राजा। किसके सामने? मुगल बादशाह अकबर के सामने। इसको बुरा लगता है कि यार ऐसे भी दिन आगे देखने को मिल गए कि मुगलों के सामने हम खुद क्या रख रहे हैं, पगड़ी रख रहे हैं अपनी। ऐसा मेरा दिन नहीं है, चाहे जान चली जाए लेकिन मैं तो क्या नहीं रखूंगा पगड़ी। दरबार में जाता है लेकिन क्या अधीनता स्वीकार नहीं करता, दरबार को छोड़ के वापस से आ जाता है। अब इसको ये पता था कि वापस तो जा नहीं सकते राज्य, क्योंकि अकबर के पास अपन जाके आ गए, अधीनता स्वीकार नहीं की, पता चलेगा उसको कि राव चंद्रसेन आया था और मेरी अधीनता स्वीकार नहीं किया तो वो मारेगा जरूर, आक्रमण जरूर करेगा। तो अपने राज्य से स्वदेश ना लौट के बाहर ही निकले जाते हैं। इसलिए इसे महाराणा प्रताप अपना क्या मानते थे? अग्रदूत मानते थे या अग्रगामी मानते थे। किसको? राव चंद्रसेन को, महाराणा प्रताप। क्यों? क्योंकि जैसे राव चंद्रसेन अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं करते, उसी प्रकार महाराणा प्रताप भी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं करते। अब महाराणा प्रताप तो गए ही नहीं, ये गया तो सही, महाराणा प्रताप क्या नहीं करते, जाते ही नहीं है कहाँ, नागौर दरबार में। अब बात करें कि महाराणा प्रताप नहीं गए तो एक बार और प्रयास करने का सोचा कि अकबर ने कि एक बार और प्रयास करके देख लेता हूं मैं कि महाराणा प्रताप मान जाए। लेकिन महाराणा प्रताप क्या नहीं, किसी भी हाल में मानने को तैयार नहीं थे। तो इन्होंने 4 दल भेजे, यानी कि दूत मंडल भेजा, दूत भेजे 4 कि आप जाओ, और किसको मना किया हो? महाराणा प्रताप को। पहला भेजते हैं जलाल खां, पूरा नाम जलाल खां कोची है, 1572 में भेजा कि जलाल खां आप जाओ और आप महाराणा प्रताप को क्या करो, मना क्या हो कि आप अकबर के अधीनता स्वीकार कर लो, नहीं तो युद्ध होगा, संकट में होगा मेवाड़। जलाल खां जाते हैं, महाराणा प्रताप से मुलाकात करते हैं। महाराणा प्रताप इनकी अच्छे प्रकार से सेवा करते हैं कि आप आए हो दूत बन के, आप खाना खाओ, पानी पियो, बैठो, सब काम करवाते हैं, लेकिन क्या नहीं करना, अधीनता स्वीकार नहीं करना है मेरे को। इसके बाद में दूसरा भेजता है मान सिंह। हमारे आमेर की कछवा वंश के शासक थे मान सिंह। ये जाते हैं 1573 में, राजपूत राजा है। 1573 में ये मान सिंह कहाँ चले जाते हैं? महाराणा प्रताप को समझाने के लिए चले जाते हैं कि आप अकबर की अधीनता स्वीकार कर लो, आपके पास बड़ी सेना नहीं है,
आपको अकबर द्वारा क्या कर दिया जाएगा, परास्त कर दिया जाएगा, मार दिया जाएगा। लेकिन ये बोलता है कि जो जान है वो देशभक्ति के लिए है। क्यों है फिर? प्राणों में जो जान है वो देशभक्ति के लिए, किसी की अधीनता स्वीकार करने से नहीं। अधीन रह के काम करने में क्या मजा? दम है तो खुद का करके देखो, यही है। तो उसी प्रकार क्या है, देशभक्ति महाराणा प्रताप में कूट कूट के भरी हुई थी। उसने मना कर दिया कि मैं नहीं आने वाला। फिर एक और आता है तीसरा मंडल, भगवंत दास। ये भी हमारे 1573 में आते हैं। वही काम ये करने आते हैं जो जलाल खां और मानसिंह करने आया, वही काम कौन करने आता है? भगवंत दास करने आता है। अब भगवंत दास भी वही आके बोले कि आप अधीनता स्वीकार कर लो। फिर महाराणा प्रताप की वही बात कि दोनों को मैंने भेज दिया वापस से कि आप वापस चले जाओ, मैं अधीनता स्वीकार नहीं करूंगा, फिर आए जा रहे हो। फिर लास्ट में एक और मंडल को भेजता है, उसका नाम था टोडर मल। ये आता है 1573 के अंदर ही आता है। 1573 में जब टोडरमल आता है तो वे भी बात वही करता है कि आप अकबर की अधीनता स्वीकार कर लो, नहीं तो आने वाले समय में मेवाड़ पे बड़ा संकट आने वाला है। महाराणा प्रताप ने कह दिया कि जाओ, कोई सा भी संकट आए देख लेंगे। इसलिए क्या है कि जो टोडरमल है वो भी क्या होता है, असफल होता है। और चारों दल क्या हो गए, असफल हो गए, असफल रह गए। अगर असफल हो गए तो अब होगा कौन सा युद्ध? हल्दी घाटी का। विश्वविख्यात हल्दी घाटी का युद्ध कब होता है? हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध होता है। जो श्रीवास्तव एक इतिहासकार हुए हैं, श्रीवास्तव वास्तव, इन्होंने क्या बताई? 18 जून बताई, एक 21 जून बताते हैं, 21 जून 1576 वो बताते हैं गोपीनाथ शर्मा। राजस्थान के इतिहासकार गोपीनाथ शर्मा के द्वारा हल्दी घाटी युद्ध की डेट बताई जाती है 21 जून 1576 और श्रीवास्तव 18 जून। ज्यादातर इतिहासकार 18 जून बताते हैं, तो सटीक यही 18 जून 1576 याद रखना कि 18 जून 1576 को महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य एक विशाल सेना के द्वारा क्या होता है, हल्दी घाटी का युद्ध होता है। अब सुनो हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में। हल्दी घाटी का युद्ध अकबर खुद तो आता नहीं, और अकबर की ओर से आता है मानसिंह। मानसिंह कछवा आते हैं किसकी ओर से? अकबर की ओर से लड़ने के लिए, और हमारे महाराणा प्रताप खुद जाते हैं। एक हल्दी घाटी का क्या है, मैदान है। मैदान तो क्या, एक दर्रा है जो दोनों तरफ तो क्या है, पर्वत, और बीच में से रास्ता है। तो इसी रास्ते पे क्या, हल्दी घाटी का युद्ध होना था। अब अकबर की ओर से दो इतिहासकार आते हैं, एक अबुल फजल है और एक आता है बदायूनी। यह अकबर की ओर से दो क्या आते हैं, इतिहासकार आते हैं। अकबर ने इसलिए भेजा कि आप जाओ और हल्दी घाटी युद्ध का आंखों देखा क्या करना है, वर्णन करना है। हल्दी घाटी का युद्ध प्रारंभ होता है 18 जून 1576 को। महाराणा प्रताप और मानसिंह की सेना आमने सामने होती है। शुरुआती टाइम में तो क्या होता है, महाराणा प्रताप की सेना मुगल सेना पे भारी पड़ती है, लेकिन इस युद्ध के अंदर बहलोल खां को महाराणा प्रताप के द्वारा घोड़े समेत काट दिया जाता है, क्योंकि बीच से होके बहलोल खां और घोड़े के क्या कर दिए, दो टुकड़े कर दिए जाते हैं। कौन से युद्ध में? हल्दी घाटी के युद्ध में। इसके बाद में आदेश देता है चेतक को, जो स्वामी भक्त घोड़ा था महाराणा प्रताप का, उसको आदेश देता है कि आप आगे की ओर बढ़ो। चेतक आगे की ओर बढ़ना शुरू होता है और मानसिंह के हाथी, जिसका नाम मर्दाना हाथी था, उसके पास जाने का आदेश मिला महाराणा प्रताप की ओर से। तो चेतक क्या करता है, मर्दाना हाथी के सूंड के ऊपर क्या दोनों पैर टिका देते हैं आगे वाले, और कहता है महाराणा प्रताप को अब वार करो आप। लेकिन होता क्या है कि उस हाथी की सूंड में खंजर लगा हुआ होता है, जिससे चेतक का पैर कट जाता है।
लेकिन फिर भी महाराणा प्रताप अपने भाले से ऐसा वार करते हैं मानसिंह पे कि जो हाथी चलाने वाला और हाथी का होदा टूट जाता है और मानसिंह होदे के अंदर छुप जाता है, इसलिए बच जाता है। अब चेतक का पैर कट गया। चेतक किस हालात में आ गया, बुरी हालात में हो गया कि चेतक अब लड़ने के योग्य नहीं बचा, लड़ने की हालात में नहीं रहा। तो एक सेनापति था महाराणा प्रताप का, हकीम का सूरी, हकीम का सूरी, और एक था झाला बीदा। एक हकीम का सूरी, एक झाला बीदा। अब सुनो कि जैसे ही तितर बितर होने लगी थी मुगलों की सेना, तो एक सेनापति था मेहतर खां, इसके द्वारा झूठी अफवाह फैला दी जाती है कि जो अकबर है खुद सेना लेके में आगरा से हल्दी घाटी उतारा है कि राजसमंद में हल्दी घाटी है, तो वहां आ रहा है। इसने झूठी अफवाह फैलाई मेहतर खां ने कि अकबर खुद सेना लेके कहाँ आ रहा है, युद्ध के मैदान में आ रहा है। तो इससे सेना ने सोचा कि अगर मैं आगे जाऊंगा तो भी मरेंगे, क्योंकि वो अकबर है, वो मारेगा कि आप युद्ध का मैदान छोड़ के आए कैसे। इससे अच्छा है कि युद्ध के मैदान में ही लड़ लेते हैं, युद्ध के क्या मैदान में ही लड़ लेते हैं। तो सेना वापस संगठित होती है, महाराणा प्रताप की सेना पे भारी पड़ने लगती है। अब जब चेतक परेशान हो गया, लड़ने के लिए नहीं बच सका, तो हुआ क्या, हकीम का सूरी ने विनती की महाराणा प्रताप से कि आपका चेतक घायल हो चुका है युद्ध के मैदान में, तो आप क्या करो, थोड़े समय के लिए युद्ध के मैदान से दूर हो जाओ, कि अगर थोड़े समय के लिए युद्ध से दूर होंगे तो वो घायल चेतक भी क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, हम युद्ध लड़ रहे हैं। महाराणा प्रताप ने मना कर दिया कि मैं राजपूत हूं और मैं मेवाड़ का हूं, मेरे वंश में राणा सांगा, महाराणा कुंभा, बप्पा राव, रावल रतन सिंह ऐसे वीर शासक हुए हैं जो जान की बाजी लगा दिए, मैं युद्ध छोड़ के दूर चला जाऊं। युद्ध तो राजपूतों का गहना है कि मेवाड़ की आन बान और शान ये युद्ध ही है, खेल है ये तो मेवाड़ के शासकों के लिए। लेकिन हकीम का सूरी करता क्या है कि महाराणा प्रताप को मातृभूमि की कसम दिला देता है कि आपको आपकी मातृभूमि की कसम है, मेवाड़ धरा की कसम है, आप युद्ध का मैदान थोड़ी देर के लिए छोड़ दो। जब ये बात महाराणा प्रताप सुनता है तो महाराणा प्रताप के हाथ से तलवार नीचे गिर जाती है और वो युद्ध का मैदान छोड़ने लगते हैं। तो झाला बीदा के द्वारा महाराणा प्रताप का राजकीय छत्र धारण किया जाता है कि आप ये राजकीय छत्र दे दो, अगर ये लेके आप जाओगे तो सेना को पता चल जाएगा कि राजा महाराणा प्रताप युद्ध का मैदान छोड़ रहे हैं, इसलिए मेरे को क्या समझे, महाराणा प्रताप समझ लें और मेरे से युद्ध करते रहे, ये झाला बीदा ने कहा। दोनों हकीम का सूरी और झाला बीदा इस युद्ध के अंदर वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, मारे जाते हैं। महाराणा प्रताप जब युद्ध का मैदान छोड़ते हैं तो जो उनके भाई हैं शक्ति सिंह, वो देख लेते हैं कि मेरा भाई युद्ध का मैदान छोड़ के जा रहा है, 4-5 सैनिकों के साथ महाराणा प्रताप का पीछा करते हैं। कुछ दूरी के बाद जाने के बाद एक नाला आ जाता है, उसका नाम है उदय नाला। उदय नाले के पास जाते ही महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। कहा जाता है कि कुछ इतिहासकार ये बताते हैं कि इस उदय नाले को चेतक ने पार कर लिया, कुछ इतिहासकार ये बताते हैं कि उदय नाले को पार ही नहीं कर पाया, उससे पहले ही क्या होता है, चेतक मारा जाता है। जब चेतक मारा जाता है तो उसके बाद होता क्या है, महाराणा प्रताप चेतक से लिपट के खूब रोते। महाराणा प्रताप अपने जीवन में कभी आंसू तक नहीं आया, वो आज एक
चेतक के लिए लड़ रहा है कि जो मेरे देश है मेवाड़, उसमें इंसान तो लड़ ही रहे हैं, लेकिन जानवर से इतना प्रेम हो गया कि वो भी अपनी क्या दिखा रहा है, देशभक्ति दिखा रहा है। इतने में ही वहां शक्ति सिंह पहुंच जाते हैं और शक्ति सिंह देखते हैं कि महाराणा प्रताप चेतक से लिपट के रो रहे हैं। तो वो क्या करते हैं, उनका भी सोया हुआ देशभक्ति स्वाभिमान जाग जाता है और उन्हें सैनिकों को मार देते हैं। शक्ति सिंह, जो सैनिक किसके साथ आए थे, शक्ति सिंह के साथ महाराणा प्रताप को। अब जो सगद रासो है, एक लेखक की रचना है सगद रासो, उसके अनुसार कहा जाता है कि दोनों भाई उदय नाले के पास लिपट के दोनों गले मिलके इतना रोते हैं कि कहा जाए कि उदय नाला भी क्या होने लग गया, प्रवाहित होने लगे गया था। यह हल्दी घाटी का युद्ध था जो निर्णायक रहा। इसमें दो वीरों ने क्या की, जान गंवानी पड़ी। दो सैनिक, दो क्या आए थे, इतिहासकार आए थे, अबुल फजल और एक बदायूनी। अबुल फजल ने कहा कि जो मेवाड़ है, राजपूत है, उनकी जान तो क्या है, सस्ती है तथा इज्जत क्या है, महंगी है। इन्होंने कहा कि, अब बदायूनी ने कहा कि जो मेवाड़ के वीर सूरवीर है, उनके लिए मैं लिखूं क्या, मेरी कलम भी जवाब दे देती है कि अब क्या लिखोगे इनके बारे के अंदर में, लेकिन ऐसे मना कर देती है। मैंने ऐसे क्या देखे हैं, सूरवीर देखे हैं, कहाँ, मेवाड़ के अंदर। और बदायूनी अपनी दाढ़ी रंगता है हल्दी घाटी के युद्ध के अंदर खून से। अब ये तो थी हल्दी घाटी युद्ध की कहानी। इसके बाद में कल देखते हैं अगले में क्लास में कि हल्दी घाटी युद्ध को अन्य किन किन नामों से जाना जाता है, जैसे मेवाड़ की धर्मोपल्ली, मेराथल, अनिर्णायक युद्ध, हाथियों की लड़ाई, हिंदू मुस्लिम युद्ध, इन अलग अलग नामों से जाना जाता है। अलग अलग इतिहासकार है, उन्होंने अलग अलग नाम दिया। तो इसके बारे में अगली क्लास के अंदर और डिटेल से पढ़ेंगे। फिर अकबर का निर्माण कार्य करवाएंगे कि अकबर ने कौन कौन से निर्माण कार्य किए, और इसके बाद में और युद्ध भी किया। एक कुंभलगढ़ का युद्ध करते हैं 1578 के अंदर। इसके बाद में एक द्वेर का युद्ध होगा जो महाराणा प्रताप विजयी होते हैं, उसके बारे में भी अपन क्या पढ़ेंगे अगले क्लास के अंदर, डिटेल से पढ़ेंगे। इसके लिए लाइक शेयर और कमेंट करो, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करो। धन्यवाद।